2024 में तो हम सबकी लगा दी, तो 2025 में ऐसा क्या होगा कि थोड़ा सा वो रिकवरी हुए? मेरा ओपनिंग पोर्टफोलियो लास्ट ईयर वाज 4 करोड़ रुपीस एंड टुडे इट्स एट 6 करोड़ रुपीस। ओके, तो 2025 में अगर कोई लेट्स से शुरुआत कर रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की, तो कैसे प्लानिंग होनी चाहिए? 2025 में थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप से बचा जाए। तो 50 में आप घर लूंगे? मैं ऑप्शंस बाइंग के कभी भी फेवर में नहीं था और मैं खुद ऑप्शन बाइंग नहीं करता, मैं ऑप्शन सेलिंग करता। तो क्या बिटकॉइन में या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए? यू आर टेकिंग एन इनहेरेंट रिस्क, आप ये बात समझ के चलना। अगर मैं लमसम डालूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट कम दिखता है? तो ये अगर आप करते हो एज कंपेयर टू उसी दिन इस पे फंड में पैसा डाल देते हो एंड द होराइजन इज 7 years, यू विल मेक मोर मनी इन दैट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई लाइफ टाइम आपकी 2 म्यूचुअल फंड पिक्स होंगी, तो कुछ है ऐसी? दोस्तों, न्यू ईयर की आपको बहुत बहुत बधाई। सो विशिंग एवरीबडी, मेरे हर एक व्यूअर को अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ वेरी हैप्पी 2025। तो अब 2025 आया है, तो ऑब्वियसली कुछ नए गोल्स दिमाग में आएंगे, कुछ नए प्लान्स बनेंगे, क्या करना है, अब पैसे कैसे कमाएं इस साल में, वो भी दिमाग में आएगा। तो हमने सोचा कि आज का पॉडकास्ट हम उसी के अराउंड रखेंगे। और आज के जो गेस्ट है ना, वो आपके फेवरेट हैं, क्योंकि आपने ही उनकी डिमांड की है। मैंने अपने पॉडकास्ट के चैनल की शुरुआत उन्हीं के साथ की थी और तब मैंने आपसे पूछा था अगर आप उनको दोबारा देखना चाहेंगे और आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे तो पार्ट 2 कमेंट्स में लिखिए। और इतने पार्ट 2 की डिमांड आई और मेरे पास इतने सवाल आए इन्वेस्टिंग को लेकर, म्यूचुअल फंड्स को लेकर, 2025 में क्या करना है उसको लेकर, तो मैंने सोचा कि इस साल की शुरुआत भी उन्हीं के साथ की जाए। तो आज के मेरे गेस्ट हैं फाइनेंस एक्सपर्ट और बहुत ही बेहतरीन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर संजय कथुरिया जी। हाय संजय, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट समझे क्या। थैंक यू समृति। तो अब हम पार्ट 2 ऑफ समझे क्या करने वाले हैं, राइट? तो आज हम जानना चाहते हैं कि 2025 में एक बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे प्लान करे, और अगर कर भी रहा है तो अब क्या उसको करना चाहिए कि उसकी जो वेल्थ क्रिएशन है वो फास्ट ट्रैक हो जाए। डन। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं कि 2024 में तो हम सबकी लगा दी 2024 में मार्केट्स का जो हाल था और सबके जो पोर्टफोलियो हैं लाल में ही है। तो 2025 में ऐसा क्या होगा कि थोड़ा सा वो रिकवरी हुए? देखो, 2025 आपने सही कहा, सितंबर तक सब सही चल रहा था। हाँ। और सितंबर के बाद मार्केट थोड़ी उल्टा भाग गई और करीबन 8 से 10% का करेक्शन दिया मार्केट्स ने। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी का भी कोई फेवरेट ब्रांड होता है और जब किसी का कोई फेवरेट ब्रांड होता है और वहाँ पे सेल लगती है तो लोग लाइन लगा के बाहर खड़े हो जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लूट ले। पर ये स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह जब वो सेल ऑफर करती है ना तो सब भाग जाते हैं। तो ये वो टाइम है जब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप खरीद पाओगे ज़्यादा। और हर जो ड्रॉप होता है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो आपके पास एक कैपिटल राशन होना चाहिए जिसको आप ड्रॉप्स पे यूज़ कर सको। मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज़ की थी कुछ ETFs के साथ और मेरे को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स बने। मतलब 2-2 महीने में, 3-3 महीने में, नॉर्मल केस में भी मैंने 8-8, 9-9% रिटर्न बनाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ईजी स्ट्रैटेजी होती है कि जैसे कपड़े हम सेल में खरीदते हैं उसी तरह हमको जो ETFs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, या जो भी आपको कोई फेवरेट स्टॉक है आपको जिस पे कन्विक्शन है, आपको लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, उसको आप जब भी ड्रॉप हो तो ज़रूर खरीद सकते हैं। तो आप तो अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं, बट बहुत से लोग इसको एक ट्रैप भी कहते हैं कि वाई, ये ऐसा क्यों? 2 थॉट्स हैं कि जब मार्केट गिरती है तो वो एक ट्रैप भी हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक इसमें बात बताता हूँ कि जो आम व्यक्ति सोचता है और जो हमारे जैसे लोग सोचते हैं जो मार्केट्स में बहुत टाइम से है या पेशेंट इन्वेस्टर हैं, वो हमेशा अलग ही होगा, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स भी अलग हैं, हमारे आउटकम्स भी अलग हैं। तो जो व्यक्ति ये सोचता है इट्स अ ट्रैप, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, वो और वेट करेगा और मार्केट किसी भी दिन घूम के वापस चली जाएगी और बाय बाय बोल के चली जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी आर नो वन टू टाइम द मार्केट। तो आप अपने लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर 5% गिरी मार्केट तो हम इतना एक्स अमाउंट डाल देंगे, 10% गिरी इतना डाल देंगे, 15% गिरी इतना डाल देंगे, 20% इतनी गिरी। देखिए, मैंने बहुत रेयरली कभी देखा है कि मार्केट्स 25-30% से ज़्यादा करेक्ट होती हो। तो आपको अगर हर बार थोड़ा ज़्यादा, जैसे अगर 5% गिरी तो आपने 10,000 डाल दिया, 10% गिरी आपने 20,000 डाल दिया, 15% गिरी आपने 25,000 डाल दिया। ऐसे करते करते अगर आप एक कैपिटल रखें अपने पास, जब मार्केट थोड़ी गिरे एक्स्ट्रा डाल दो, एक्स्ट्रा। सिंपल निफ्टी 50 खरीद लो, कोई चक्कर नहीं है। या फिर आप जैसे मैंने कहा कि ETF खरीद लो, म्यूचुअल फंड खरीद लो, स्टॉक खरीद लो, कोई भी स्टॉक पसंद आ रहा हो वो खरीद लो। पर अगर आप किसी चीज़ पे देखो, भारत कहीं खत्म तो हो रहा नहीं,
अगर हाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया तो वैसे ही आपके मेरे पैसे कोई काम के नहीं है, इट्स यूजलेस मनी। तो जब तक इंडिया रहेगा, जब तक बिजनेसेस रहेंगे, जब तक इकोनॉमी रहेगी, जब तक 140 करोड़ लोग रहेंगे, जब तक उनका पेट पालना है, जब तक सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना है, तो मार्केट ने ऊपर जाना ही है। हाँ शॉर्ट टर्म्स में ये ब्लिप्स आते रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं। तो ये रादर अपॉर्चुनिटी है खरीदने की, एक्साइटमेंट होनी चाहिए लोगों में कि मैं ये टाइम पे खरीदूंगा क्योंकि मेरे फेवरेट ब्रांड पे सेल लगी हुई है। तो 2025 में अगर कोई लेट्स से शुरुआत कर रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की, तो कैसे प्लानिंग होनी चाहिए? देखिए प्लानिंग ओरिजिनली वैसे ही होनी चाहिए जैसे होती है कि आपने अपना गोल सेट किया, ड्यूरेशन सेट किया, अमाउंट सेट किया और उसके अराउंड आपने अपने म्यूचुअल फंड्स को या ईटीएफ्स को या स्टॉक्स को, जो अगर आपको लगता है कि आप स्टॉक पिकिंग में अच्छे हैं, तो आपने उसके अराउंड अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दी। अगर आपके पास लमसम अमाउंट्स हैं तो कुछ लमसम अमाउंट्स आपने डाल दिए राशन कर करके, और अगर आपके पास एसआईपी है तो एसआईपी तो बहुत बढ़िया है, हर महीने आपकी तनख्वाह आ रही है, इनकम आ रही है और उसके अगेंस्ट आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करते जा रहे हैं। तो ये तो एक स्टैंडर्ड रूटीन है ही है। पर एज आई सेड 25 में मेरे को ऐसा लगता है, दिस इज व्हाट आई फील कि 25 इज अ ईयर जहां ग्लोबली एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू टेक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो काफ़ी विम्सिकल हैं अपने डिसीजंस में, एंड इज ऑलवेज अमेरिका फर्स्ट, तो वो काफ़ी हर्ट कर देते हैं सबको, और वो उनका बहुत टाइट फिस्ट बिजनेस रूल्स है। अभी जैसे उन्होंने बोल ही दिया कि ब्रिक्स वालों अगर तुमने खुद की करेंसी बनाई तो तुम्हारे पे 100% टैरिफ लगा दूंगा, ठीक है। कनाडा पे 25% टैरिफ लगा दिया, हंसी हंसी में बोल दिया मैं तो उसको 52वां स्टेट बना दूंगा यूएस का। तो उनका पता नहीं, वो एक्शन भी चालू कर देंगे। हाँ मतलब वो वॉल बना दूंगा मेक्सिको पे ताकि नहीं आ पाए लोग, मैं ये कर दूंगा, मैं वो। सो ही हैज अ वेरी डिफरेंट व्यू ऑफ हाउ थिंग्स वर्क। इवन सारे बच्चे डरे हुए हैं जो बाहर गए हुए हैं। हाँ वो कह रहे भाई पहले पहुंच जाओ वहां पे, उसके बनने से पहले पहुंच जाओ, पता चला उसने एंट्री बंद कर दी कंट्री के अंदर। तो काफी रिस्क मेरे को लगता है मार्केट्स में, वॉलेटिलिटी विल बी देयर इन द वेरी फर्स्ट क्वार्टर टिल द टाइम पॉलिसी लेवल पे क्लियर नहीं होता कि यूएस कैसे बिहेव करेगा, बिकॉज हमेशा कहा जाता है कि अगर यूएस छींके तो सबको सर्दी हो जाती है। तो इट्स अ वेरी कपल्ड इकोनॉमी और बहुत सारे देशों का जो सामान उधर बिकता है। तो जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, चाइना इंडिया को शायद 60-70 बिलियन डॉलर का सामान देता है, पर यूएस को करीबन 700 बिलियन डॉलर का सामान देता है। Oh, wow. तो इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा कंजम्पशन है चाइना से। इसलिए तो जैसे वो थोड़ा चाइना को कुछ करता है वहाँ चाइना में बैंड बजने लग जाती है, क्योंकि द आउट ऑफ 3.4 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट वो सिर्फ यूएस को 700 बिलियन डॉलर करते हैं, यानी कि 20% ऑफ देयर एक्सपोर्ट इज टू यूएस। तो वहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो बहुत मैसिव कंजम्पशन इकोनॉमी है यूएस, तो इसलिए उनके बिहेवियर पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो आई थिंक पहला क्वार्टर आप पर मस्त छुट्टी पे रहो, कोई चिंता नहीं है, अपनी इन्वेस्टमेंट जैसे कर रहे हो करते रहो। कोई अपॉर्चुनिटी मिले 2-5% क्रैश करे, थोड़ा कैपिटल डाल दो, 10% क्रैश करे और कैपिटल डाल दो, बिकॉज मार्केट ने वापस आना ही आना है, चाहे वो 6 महीने में आए, 12 महीने में, 18 महीने में। आप ये रूल है, जब कोविड क्रैश आया मार्केट इमीडिएटली रिकूप्ड विद इन 4 मंथ्स, वापस बढ़िया लेवल पे आ गई थी। तो अगर नीचे वाले लेवल पे किसी ने 10 लाख रुपए डाल दिए होते तो उसके तो 4 महीने में 20 लाख हो जाते। अब आप पूछोगे डबल कैसे करे, डबल कैसे करे, और मैं बता रहा हूं डबल कैसे करे, तो भी लोग पैसा नहीं डालेंगे। तो बोले अरे नहीं और गिर गई तो और गिर गई तो ठीक है, थोड़ा रिस्क तो बनता ही है। अब एफडी रिटर्न से ज्यादा कमाना चाहते हो तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो अगर किसी को 5,000 से शुरू करना है तो उसको कैसे अपना पोर्टफोलियो अभी डिजाइन करना चाहिए अगर वो 2025 में स्टार्ट कर रहा है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट 2025 में थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप से बचा जाए, थोड़ा बचा जाए इनिशियल पार्ट में, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मार्केट्स गिरती है ना तो इनका गिरना ज्यादा होता है, ये तेजी से बढ़ते भी हैं और तेजी से गिरते भी हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप को थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकते हैं, निफ्टी पे रहें, लार्ज कैप्स पे रहें, और हाइब्रिड कर सके तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप को थोड़ा उस पर रादर उसमें जब करेक्शन आए 8-10% की अगर कोई मौका मिले तब एंट्री कर लें। तो शुरू में हम कोशिश करेंगे लार्ज कैप में ज्यादा। तो बेट वुड बी बिग बॉयज एंड स्टेबल बॉयज। यस राइट नाउ यस, बिकॉज मैं एज आई सेड आई एम वेरी वेरी ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। जैन टू मार्च का जो क्वार्टर है हमारा ये वाला, इससे मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, और क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या बिहेवियरल पैटर्न्स होंगे यूएस के। और एफआईआईज, देखिए एफआईआईज पे बहुत कुछ निर्भर करता है। 2 इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत पैसा आ चुका है, तो बट फिर भी जब एक बार वो निकलते हैं ना दुकान बंद करके तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में 2025 में क्या चेंजेस करने के सोच रहे हैं? देखिए मैं मेरी एक देखिए मेरे क्या होता है कि मेरा जो गोल्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तो आई एम 40 नाउ, मैं तो 50 का सोच के चलता हूँ। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट थोड़ा 5-10% गिर गई नहीं गिरी। हाँ मैं ETF स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, जैसे ETF स्ट्रैटेजी में जैसे कुछ डिप आता है तो मैं फटाक से इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे तो सेल लगी है तो मैं तो सेल में खरीदता हूँ भाई माल। तो कपड़े और स्टॉक दोनों सेल में खरीदता हूँ। तो 50 में आप घर लोगे? नहीं तो 50 की उम्र में देखेंगे उस टाइम क्या इक्वेशन बनता है। अगर मेरी अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स अलाउ करेगी तो मैं डेफिनेटली घर ले लूंगा।
तो मैंने ना आपकी काफ़ी एड्स देखी हैं रिसेंटली यूट्यूब पे, हम सब यूट्यूब पे हैं, जिसमें आप ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। पर आप कभी भी ऑप्शंस ट्रेडिंग मतलब ऑप्शंस बाइंग के वो नहीं थे, प्रो नहीं थे। तो ये सडन चेंज आपके बिहेवियर में ऑन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग बिहेवियर में जर्नी में कैसे आया है? पैसे मिल रहे थे लेकर नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं ऑप्शंस बाइंग के कभी भी फेवर में नहीं था, और मैं खुद ऑप्शन बाइंग नहीं करता, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं। ओके। तो क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, तो ऑप्शन सेलिंग जो है ना वो कंपैरेटिवली सेफर है एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। दूसरा, लोग ये भूल जाते हैं जो कैपिटल से मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं वो मेरे टोटल कैपिटल बेस का, जितना मेरे पास पैसा अवेलेबल है डालने के लिए, उसका मात्र 5 से 10% है। तो मेरे लिए वो कोई बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, उससे मतलब मेरा घर नहीं चल रहा है। कल को खुदा ना खास्ता मतलब मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए, भूल हो जाए और वो पैसा जीरो भी हो जाए, तो मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेरे लिए कोई ये नहीं होगा कि मैं रोड पे आ जाऊंगा, सड़क पे आ जाऊंगा, मैं अपने बिल्स नहीं भर पाऊंगा। वो वाला सिस्टम अलग चल रहा है, ये वाला सिस्टम अलग चल रहा है। तो मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये ना सोचें कि सिर्फ एक पॉइंट को देख के, एब्सोल्यूट नंबर को देख के, कि संजय सर तो लेट्स से 1 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं, वो तो हमें मना करते, खुद तो देखो कितने पैसे से कर रहे हैं। बट फॉर मी दैट 1 करोड़ इज ओनली सम पार्ट ऑफ माई कैपिटल। आपके लिए हो सकता है 10 लाख या 5 लाख भी बहुत ज्यादा हो। तो पहले आप अपने वही क्षमता बनाइए कि अपनी लेवल्स अगर उस कैपिटल के साथ भी कोई करना चाहता है तो क्या वो ऑप्शंस करे, नंबर 1, और अगर करना चाहता है तो देन ऑप्शन सेलिंग पे ही ही शुड स्टिक टू दैट। देखिए, मैं ये कहता हूं आपको जो चीज समझ आए वो करो। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, जो चीज समझ आए वो करो। मैं ऑप्शन सेलिंग पिछले 4 साल से कर रहा हूं। मैंने भी लॉसेस खाए, उसके पहले बहुत लॉसेस खाए, ऐसा नहीं है, पर 4 साल से मुझे मेरी गोल्डन स्ट्रैटेजी मिल गई है जो मेरे नेचर को, स्वभाव को सूट करती है, जो मेरे रिटर्न्स को स्टेबल रखती है, रिस्क को कंट्रोल में रखती है, और मैं उसको प्रैक्टिस इतना कर चुका हूं कि मैं उसमें ठीक ठाक प्रो बन चुका हूं। तो आपका वो जैसे वो ब्रूसली कहते हैं ना कि 10,000 किक्स वालों से नहीं डरता मैं एक उस आदमी से डरता हूं जिसने एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस करी। तो वो किक कौन सी है आपकी जो आपने 10,000 बार प्रैक्टिस की है? प्रॉब्लम क्या है, ये सुनते ही ना लोग ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, पहले 4 दिन 5 दिन एक स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी करेंगे, फिर तीसरी करेंगे, फिर चौथी करेंगे, फिर पांचवी करेंगे। उनको पता ही नहीं होगा करना क्या है। दे विल नॉट स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी बिकॉज एवरी स्ट्रैटेजी हैज लॉसेस। तो जैसे ही वो एक स्ट्रैटेजी में लॉस देखेंगे वो बोले यार ये बेकार स्ट्रैटेजी, अगली चीज। बट अगर आप उस स्ट्रैटेजी को 5 साल 3 साल 4 साल प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक अच्छा इक्विटी कर्व मिलता है, एक अच्छा, और एक पैटर्न भी समझ आ जाता है। और पैटर्न समझ आ जाता है ना भाई। आप अगर एक ही ओपोनेंट के साथ बार बार खेलोगे, बार बार खेलोगे, बार बार खेलोगे, तो उसके मूव समझ आ जाते हैं आपको कि 80-90% तो यही मूव रहेगा। तो इसका आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? मेरी स्ट्रैटेजी मैं तो 50 जगह बता चुका हूं, और मैं मानता हूं कि अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर दूं ना तो भी लोग इससे पैसा नहीं बना पाएंगे। तो मैं अभी बता देता हूं, मैं बहुत सिंपल काम करता हूं। मैं जो अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, अल्ट्रा लार्ज कैप में तो देश के टॉप 5-7 कंपनियां होती हैं, उसमें मैं एक थोड़ा आगे दूर का कॉल बेच देता हूं और थोड़ा दूर का पुट बेच देता हूं, और शांति से बैठ जाता हूं, और महीने का 1.5 से 2% कमाने की इच्छा रखता हूं। उससे ज्यादा की इच्छा ही नहीं रखता मैं। मुझे ऐसा लगता है कि वॉरेन बफे का एक स्टेटमेंट मेरे मन में बैठा हुआ है कि रिश्ते तब लंबे चलते हैं जब अपेक्षाएं कम होती हैं। तो अगर आपको ऑप्शन से या ट्रेडिंग से या इन्वेस्टिंग से या किसी चीज से भी रिश्ता लंबा निभाना है तो अपेक्षाओं को कम रखिए। आप ये मत सोचिए कि मैं ऑप्शन से महीने का 10% 15% बना लूंगा। आप ये सोचिए कि मैं कैसे महीने का 1.5-2% बना लूं, जो एफडी से 2 से 3 गुना ज्यादा, जो कंपाउंडिंग करके आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाने की सोचिए। कि तो ज्यादा मत कमाइए, आप ज्यादा देर कमाओगे तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा कमा लोगे। तो अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आना चाहती हूँ, और काफी मुझे क्वेश्चंस भी आए थे, ये आपके नेचर के विपरीत क्वेश्चंस हैं थोड़े, ठीक है। इसीलिए मैं चाहती थी कि ये मैं आपसे पूछूं कि आपने भी डोनाल्ड ट्रंप की बात कर दी, वो बहुत ही क्रिप्टो के प्रो हैं, फेवरेट है उनका, और बिटकॉइन का अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, कि पहले तो बेचारा इतना गिरा हुआ था, अचानक से अब बिटकॉइन क्या इतना प्राइस हो गया है कि आई थिंक कहीं मैं पढ़ रही थी कि इट्स 89 लाख, अगर हम उसको एक रुपए, हाँ, देखिए वो 100 के यूएस डॉलर से ऊपर चला गया है। एग्जैक्टली। अगर हम उसको इंडिया से कंपेयर करें तो क्या बिटकॉइन में या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए वापस मैं आता हूं, पहली चीज जो समझ आए वो करो। दूसरा, वक्त के साथ आपको भी चेंजेस लाने पड़ते हैं अपने अंदर। अगर सबसे बड़े देश का सबसे पावरफुल आदमी ये कह रहा है कि मैं क्रिप्टो को अडॉप्ट करने वाला हूं, मैटर सारा अडॉप्शन का है। अगर वो अडॉप्ट कर रहा है, वो सोच रहा है इसके बारे में, तो दैट मीन्स इसको कुछ लेजिटिमेसी मिलेगी। पर अगर मैं कहता हूं सब कुछ भूल जाओ, आपको फिर भी लगता है यार मेरे को क्रिप्टो करना ही करना है, मेरे को कूल लगना है, मेरा सर्कल में लोग क्रिप्टो की बात करते हैं, आई ऑल्सो वांट टू लुक कूल, नो प्रॉब्लम। आपके पास अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टेबल है, 5,000 रुपए से करो। उस 5,000 को भी ये सब जो मीम कॉइन्स आते हैं ना, जैसे स्क्विड गेम्स का एक कॉइन आ गया था, तो क्या वो सब मत करो। उसमें भी 5-6 बहुत अच्छे कॉइन्स हैं,
जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, टीथर है, ऐसे कुछ 5 नो रिकमेंडेशन, जस्ट आई एम टेलिंग यू कि जिसमें कोई अंडरलाइन चीज है। जैसे हमारी एक कंपनी है देश की, बहुत बढ़िया कंपनी है वेब3 की, इट्स कॉल्ड पॉलीगॉन, उनका कॉइन है, और वो ऐसी कंपनी है जिसको फेसबुक तक यूज करता है, उनके प्लेटफॉर्म को फेसबुक तक यूज करता है। तो आप समझ लीजिए ना कि एक ऐसी स्टेबल कंपनी जिसको फेसबुक जैसी कंपनी यूज कर रही है, उसका कॉइन है, तो एक समझ आती है बात कि यार इनके कॉइन में इन्वेस्ट किया जा सकता है। प्लीज सट्टा मत खेलिए, जस्ट बिकॉज इट इज वेरी वॉलेटाइल, सट्टा मत खेलिए। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि कुछ ब्रोकर्स जो हैं इसमें क्रिप्टो में म्यूचुअल फंड ला रहे हैं, विच इज वेरी गुड। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव कि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर हो जाए जिसको थोड़ा बहुत क्रिप्टो की नॉलेज हो, और वो जो है हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करे। तो मैं तो वहां भी एसआईपी चालू कर दूंगा कि भाई 5,000 10,000 रुपए की एक एसआईपी हम वहां भी चालू कर देंगे। बट वेरी गुड ना, अगर एक प्रो और जिसको नॉलेज है वो इन्वेस्ट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। सो देखिए, क्रिप्टो में रिस्क हैं। अभी पीछे वजीर एक्स का बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, और मेरे खुद के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं बहुत बड़े, वो मेरे घर आए थे, तो हम लोग जनरली डिस्कस कर रहे थे क्रिप्टो पे। तो उन्होंने कहा कि मेरा भी 1.5 करोड़ रुपए जो है वो वजीर एक्स के वॉलेट में फंसा हुआ है, एंड आई हैव नो रिस्पाइट ऑन इट राइट नाउ, दो ही इज वेरी कनेक्टेड टू वजीर एक्स फाउंडर्स। बट नहीं, अब जो फंस गया तो यू आर टेकिंग एन इनहेरेंट रिस्क। आप ये बात समझ के चलना, क्योंकि कोई भी जो हमारे एक्सचेंजेस हैं वो मतलब जैसे देयर इज अ सेबी विच इज अ वॉचडॉग फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स। अभी तक क्रिप्टो में ऐसा कोई वो नहीं है, वॉचडॉग नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, और क्रिप्टो में क्लैरिटी भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस हैं, सबको पता है, पर वो तो सरकार ले लेगी, पर लेजिटिमेसी, लीगैलिटी, ये सब पे अभी भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो अगर कोई, जैसे आपने कहा, करना ही चाहता है, उसको करना है, कूल, उसको लग रहा है ये ट्रेंड है, ये बढ़ेगा, ये होगा, तो कुछ टिप्स हैं, 3-4 चीजें जो उसको डेफिनेटली ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अपने कैपिटल का बहुत छोटा पोर्शन, ताकि आप खो तो गम नहीं। सेकेंड, ट्राई नॉट टू प्ले विद दिस व्हाट यू से मीम कॉइन्स। थर्ड इज, अगर म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मिलता है तो एसआईपी, और अगर नहीं मिलता है तो भी एसआईपी इन लार्ज गुड कॉइन्स, ठीक है, मतलब अच्छे कॉइन्स में एसआईपी करिए। और मैं एक बंदे से मिला था, मैंने एक बार वर्ल्ड ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी दुबई में, एंड आई मेट दिस गाय हु इज फ्रॉम यूएस, और वो कह रहा है कि जब से बिटकॉइन आया मैं तब से एसआईपी कर रहा हूँ उसमें। तो वो स्ट्रेस ही नहीं लेता कि बिटकॉइन 11,000 है, बिटकॉइन 50,000 है। तो इसे ओके, मेरे को पता है कि इन ओवर 20 years 30 years इट विल गो टू अ वेरी गुड नंबर, और मैं इतना डालता हूँ जो मेरे को परवाह नहीं है। और मैं तब से मतलब 2011 या 12 से एसआईपी कर रहा था, वो उसमें ही इज डन वेरी वेल ऑब्वियसली इन दैट। तो कभी कभी ना आप ये जंप्स को मत फोकस कीजिए, ट्रेडिंग करनी है मेरे को, ये सब करना है, या तो सीख लो बढ़िया से। अगेन, सीखते भी हो तो भी कैपिटल का बहुत छोटा पोर्शन, बार बार मैसेज बहुत क्लियर है, कैपिटल का उतना पोर्शन जो आप खोने को तैयार हो और जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं है, उतने से आप खेलो। प्रॉब्लम क्या होती है, यहां पे लोग आएंगे बोलेंगे यार एक काम कर, म्यूचुअल फंड बेच दे, स्टॉक्स बेच दे, ईटीएफ बेच दे, घर भी बेच दे, और ये भी बेच दे, और दोस्तों से उधार भी ले लो, अब हम क्रिप्टो करेंगे, देन यू आर अप फॉर फेलियर, पक्की बात। तो अगर किसी को बिटकॉइन में एसआईपी करनी है तो क्या राउट होता है, मतलब हमें तो पता भी नहीं कि देखिए, बिटकॉइन एसआईपी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अच्छा, आपके जो भी एक्सचेंजेस है, 3-4 ब्रोकर्स हैं बड़े यहाँ पे जो यूज करते हैं, तो उनके थ्रू उनके ऊपर अकाउंट खुलवा के आप अपना सीधा बिटकॉइन परचेज कर लीजिए। हर दिन, हर महीने जाके, हर हफ्ते जाके आप छोटा सा अमाउंट परचेज करते रहिए। बिटकॉइन हो गया, और भी कोई जो भी स्टेबल कॉइन्स हैं उन पे कर लीजिए। या फिर एज आई सेड कि आई वाज हियरिंग, आई एम नॉट श्योर कि कुछ लोग लेके आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स विच विल बी प्लेइंग विद क्रिप्टो, और उसमें डेफिनेटली वो लोग भी यही करेंगे कि 70-80-90% दे विल वर्क विद बिटकॉइंस, एंड 10% दे विल आल्सो प्ले विद मीम कॉइन्स, स्मॉल कॉइन्स, जहां ग्रोथ ज्यादा हो सकती है। कोई भी म्यूचुअल फंड्स भी जो होते हैं ना, बहुत समझदार होते हैं, मतलब दे आल्सो डोंट डू पंटरबाजी, तो वो बड़ा स्टेबल तरीके से फंड्स को चलाते हैं, जिसमें वो रिटर्न्स का भी अपेक्षा रखते हैं और सिक्योरिटी भी रखते हैं। क्या आपका भी मन थोड़ा क्रिप्टो की तरफ? देखिए, मन नहीं, मैं डेफिनेटली एक्सप्लोर करूंगा, और मैं डेफिनेटली इसमें एक छोटा सा कैपिटल डालूंगा, सो दैट आई एम कनेक्टेड टू द मार्केट। बट अगेन, एज आई सेड, मैं डायरेक्ट करने से ज्यादा मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई म्यूचुअल फंड आ जाए। मैंने सुना आ रहा है, जिस दिन आ गया मैं डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट। तो अब नॉर्मल हम अपने म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। जब लोग एसआईपी करते हैं, एक रिपोर्ट आई थी एंड एम्फी ने कोई नंबर्स भी दिए थे कि 5 साल तक ना सिर्फ 11% या पता नहीं शायद 12% लोग उसमें रहते हैं, एंड कुछ रील्स में तो 2-3% ही कह रहे हैं। इज दिस ट्रू, नंबर 1? और अगर ऐसा है तो लोग इसका एडवांटेज क्यों नहीं समझ रहे हैं 5 साल के बियॉन्ड रहने का? और क्या हमारे में वो पेशेंस है ही नहीं? हम बड़े एक्साइट हो जाते हैं जब हम ये कंपाउंडेड नंबर्स के बारे में सुनते हैं कि यार 10 साल में मेरा इतना एक्स हो गया, ये हो गया, पर हम कोई रहना ही नहीं चाहता उतने साल तक, तो हाउ विल दे गेट दैट कंपाउंडिंग का बेनिफिट? वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप, और 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग रिपोर्ट्स है, कोई कह रहा है 10-11% लोग ही 5 साल के बाहर रहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं कहता हूं 15% भी लोग रहे हैं। 15 तो नहीं है, 15 तो डेफिनेटली नहीं है।
आई थिंक दिस नंबर वुड हॉवर बिटवीन 3 to 10% के आसपास कोई नंबर होगा ये. आप एवरेज में 7-8% भी पकड़ लो कि 7-8% ही लोग हैं जो म्यूचुअल फंड खरीदने के बाद 5 साल उसमें रहते हैं. नाउ इफ यू लुक एट कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट ही 7-8 साल बाद आता है, जो रियल मजा है, मतलब असली जब आप. सो लेट मी टेल यू दिस. कोई आप एग्जांपल भी दे दो. मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे मेरा ओपनिंग पोर्टफोलियो लास्ट ईयर वाज 4 crore rupees. ओके. एंड आई एडेड, मैं SIP करता हूँ करीबन 40 लाख रुपए की साल की, तो उस पर 40 लाख मैंने ऐड किया एंड टुडे इट्स एट 6 crore rupees. ओके. ठीक है. हाँ. तो यानी मैंने 1,60,00,000 का गेन किया. राइट. और मजेदार बात ये थी कि जो जून का महीना था जब रिजल्ट्स आए थे 24 2024 में, दैट 1 month alone my mutual fund portfolio went up by 49 lakh rupees. अच्छा. विच इस पे से 3-3.5 लाख मेरा निवेश होगा, बाकी सिर्फ ग्रोथ थी. तो 46 लाख रुपीज आप समझ सकते हो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो उस अकेले महीने में ग्रो किया. एंड देयर आर मेनी मंथ्स इन दैट ईयर वेयर माय पोर्टफोलियो हैज ग्रोन बाय 30 लाख रुपीज अ मंथ. 30 लाख रुपीज अ मंथ. ठीक है. एंड इन अक्टूबर आई रिमेंबर आई वाज डाउन बाय 10 लाख रुपीज. अक्टूबर थोड़ा ओके. तो हाँ, प्रिसाइसली. नाउ अब आप सोचो, अब सुनने में तो बहुत ठीक लग रहा है. हाँ, अब मैं किसी नॉर्मल आदमी को बोलूं मेरा 1 महीने में 10 लाख का लॉस हुआ, वो पागल हो जाएगा. बिल्कुल. सर आप खड़े कैसे हो, आपको परेशानी नहीं होती क्या आपको. पर जब मैं क्यूमुलेटिव देखता हूँ, कंसोलिडेटेड देखता हूँ, मैं देखता हूँ साल भर में 160 का प्रॉफिट मुझे मिला. और अभी तो मैं 9th year ऑफ कंपाउंडिंग में हूँ. ठीक है. और 1,60,00,000 मुझे बना है. और इस 1,60,00,000 बनाने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है. यार हम लोग को 5 लाख रुपए महीना बनाना पड़े तो कितना टेंशन, कितना स्ट्रेस, कितना जॉब में मगज मारी, कितने पॉडकास्ट करने पड़ते हैं. मतलब चलो वो हमारे लिए व्यक्ति अगर 5 लाख रुपए की तनख्वाह पे है, एक्सट्रीम एफर्ट है. बिल्कुल. एंड हियर आई एम एंड आई सी अ मंथ. एंड मुझे ऐसा लगता है, मैं ना रेफरेंस पॉइंट्स को बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ. मैं सोचता हूँ यार अगर एक महीने में 50 लाख हुआ है तो ये तो मतलब आगे जाके 1 करोड़ भी होगा किसी दिन. कि महीने भर में 1 करोड़ रुपए ऊपर हो रहा है. और उसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन तो 3-4 लाख ही था, बाकी तो ग्रोथ थी मार्केट की. तो हाँ, ऐसा भी होगा किसी दिन ये 20 लाख रुपए 15 लाख नीचे होगा. बट अगर ये ऐसे चलता रहा तो 10वें साल में तो कोई एक महीना होगा जब मैं बोलूंगा मेरा तो 1 करोड़ ऊपर हो गया, कोई एक महीना जब मैं बोलूंगा 2 करोड़ ऊपर हो गया, कोई महीना बोलूंगा 50 लाख नीचे हो गया. तो ये मेरी भी रेजिलियंस बिल्ड करता है. आई स्टिल रिमेंबर 4th of June माय पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स वाज डाउन बाय 30 lakhs इन अ डे. एंड जस्ट इमेजिन कि वही महीने में मैं 49 lakhs ऊपर हूं. अब ये मैजिक कब होगा? जब आप मार्केट में रहोगे तब होगा. इसीलिए बस मैं बार बार क्यों मैं अपने नंबर्स डाइवर्ज करता हूं, नॉट टू फ्लेक्स, नॉट टू गिव एन ईगो, जस्ट टू गिव यू रेफरेंस पॉइंट्स कि ऑल दिस इज पॉसिबल. एक आम आदमी था, उसने भी ये पॉसिबल किया. 8-10 साल के मेहनत से मार्केट में रह के आप भी कर सकते हो. एक बात बता मुझे, अगर मैं लमसम डालूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट कम दिखता है? नहीं. तो मैंने एक बहुत डिटेल रिसर्च करी थी जी. कि अगर आप इरमटेरियल ऑफ द मार्केट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट रादर, आप कोई भी पॉइंट पे लमसम कर दो और उसी पॉइंट पे, सो फॉर एग्जांपल आपके पास 20 लाख रुपए है. राइट. ठीक है. अब 20 लाख का आप सोच रहे हो मैं लमसम करूं लमसम ऐसा. ठीक है, यही माइंड में चल रहा है. तो 20 लाख रुपए को आप 2 पार्ट्स में करो एनालिसिस के हिसाब से कि आज ही बिना सोचे समझे हमने डाल दिया, हमें नहीं पता आज का दिन था, हमने डाल दिया, हमने देखा भी नहीं. ठीक है. और यही 20 लाख को मैंने एक FD में रखा और उस FD में मैंने उसको अगले 7 साल, मैंने 7 साल का होराइजन पकड़ा फॉर एग्जांपल. 7 साल में टुकड़े टुकड़े में डाला. 7 साल के होराइजन में आपने कभी भी लमसम किया हो, लमसम का रिटर्न्स हमेशा बेटर होगा एज कंपेयर टू SIP. अच्छा. यस. ये मैंने एनालिसिस करी हुई, डीप एनालिसिस करी हुई. कोई भी पॉइंट पे आप डालो पैसा, 7 साल वेट कर लो और उसी 20 लाख को आप एक FD में डाल दो और उसकी 84 SIPs बना लो. बेस्ड ऑन उसका इंटरेस्ट एड ऑन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जिसे हम STP कहते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान कहते हैं. जी. तो आपने सोचा कि कोई XYZ म्यूचुअल फंड हाउस है, उस म्यूचुअल फंड हाउस का आप एक स्मॉल कैप फंड लेना चाहते हो. तो आप क्या करोगे? आप उसी के लिक्विड फंड में पैसा डाल दोगे और हर महीने वहां से उठा के ट्रांसफर कर दोगे, सिस्टमैटिक ट्रांसफर मार दोगे. तो ये अगर आप करते हो एज कंपेयर टू उसी दिन इस पे फंड में पैसा डाल देते हो एंड द होराइजन इज 7 years, यू विल मेक मोर मनी इन लमसम. कितना लगभग मोर होता है? देखिए, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर आपका फर्क एटलीस्ट 30 to 40% का आ जाता है. 30 to 40%? मिनिमम 30 to 40%. काफी फर्क है संजय. यस. Yes. तो अगर इस मैंने वीडियो भी करी है YouTube पे वैसे. अच्छा. yes, तो अगर video. किसी के पास लमसम मनी है, 10-15 लाख रुपए हैं, तो वो बेटर है कि एक ही बारी में डाल दे फिर मार्केट में? क्यों? Horizon should be greater than 7 years. श्योर. अगर SIP भी कर रहे हैं तो हम उतना ही समझ के चल रहे हैं कि 5 नहीं, साल. अगर किसी का 3 साल का होराइजन है,
तो ना करे, तो फंस सकता है, क्योंकि फिर ही कैन बी इन डाउन, ही कैन कैच अ, हम इसे कहते हैं कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, कि गिरती हुई नाइफ को आपने पकड़ लिया तो आपको चोट लगेगी फिर। पर अगर 7 साल का होराइजन, देखिए मैं बता रहा हूं, व्हाट मैजिक हैपेंस ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन कोई सोच ही नहीं पाता। हम तो देखते हैं पर कोई सोच ही नहीं पाता, और इसीलिए करीबन समझो 90% से ज्यादा लोग जो है मार्केट को 5 साल में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको मैजिक दिख रहा नहीं होता। उनको लगता है यार इतनी मरम्मत करके सर, अच्छा आपका एसआईपी डलता है, समझे 10-10 हजार रुपए भी आपने डाला तो 10,000 इंटू 60 मंथ से 6 लाख रुपए। अब रो पीट के वो 6 लाख पे आपने 1 लाख रुपए बनाया होगा, 1.5 लाख रुपए बनाया होगा पहले 5 साल के अंदर। आप सोचो सही यार कि ये तो क्या ही हो गया हमारे साथ, इससे तो मैं एफडी। फिर आपके माइंड में वो सब आता है, आप ये नहीं सोचते कि ये आगे भी कंपाउंड करेगा, आप ये नहीं सोचते कि आपने एक महीने में पैसा डाला था, लमसम नहीं डाला था 6 लाख रुपया, आपके पास नहीं था पहले दिन 6 लाख रुपए डालने को। ये सब तब नहीं सोचते, तब देखते हो यार रिटर्न तो कुछ आया ही नहीं यार, 6 पे 2 ही आया, क्या मजा आ रहा है। बट जैसे ही 8वां साल आता है ये 6 का 12, 14, 15 हो जाता है, जैसे ही 10वां साल आता है ये 25, 30 हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई लाइफ टाइम आपकी 2 म्यूचुअल फंड पिक्स होंगी तो कुछ है ऐसी? देखिए मैं बिलीव करता हूं कि, एंड रिसेंटली आई हैव आल्सो मूव्ड सम कैपिटल टू दिस फंड व्हिच इज द मोमेंटम फंड। ओके, देखिए मोमेंटम फंड ऐसा है कि जैसे आप बहुत साल से दिल्ली रहते हैं, अब पहले आपका फेवरेट होटल क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल कहीं खाना खाने जाना है, 5 स्टार कोई होटल, ताज में भी ताज होता था। आज कौन सा है? तो काफी है, मतलब आज तो काफी ऑप्शन हाँ, है, मतलब ठीक है। तो इसी तरीके क्या होता है ना कि फ्लेवर बदल जाते हैं, टेस्ट बदल जाते हैं, आपके भी बदल जाते हैं, और वो प्रॉपर्टी आप कीप नहीं रख पाती, या फिर कोई नई प्रॉपर्टी आ जाती है विच इज डूइंग बेटर देन दैट। तो इसी तरह स्टॉक्स में होता है कि कुछ स्टॉक्स मोमेंटम पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वो स्टॉक्स में जब वो मोमेंटम पकड़ते हैं तो आपको एक अच्छी वेव मिल जाती है। हम हमेशा कहते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कि आपका ट्रेंड फ्रेंड होता है, तो मोमेंटम मतलब ट्रेंड हो गया, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या होती है मार्केट में, लोग कोशिश करते हैं कि हम मार्केट को प्रिडिक्ट करें। हमें मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना होता, हमें मार्केट को फॉलो करना होता है। हमें पीछे पीछे मार्केट के बस बैठ के जाना है, क्योंकि मार्केट इज टू बिग, वी कांट फाइट विद द मार्केट। कि बोले नहीं नहीं, मैं परसों एक बंदे से मिला, उसने बोला कि मैंने ना इस पॉइंट पे जाके सोचा कि अब ये इतनी बड़ी कंपनी है और कितना गिर जाएगी, और बोला जब मैंने खरीदा उसके बाद वो 2000 पॉइंट और गिर गई। मतलब तू क्यों लड़ रहा है मार्केट से भाई? वो गिर रही है ना, उसका मन है गिरने का, और सब गिरा रहे हैं, तो तू कौन होता है? तू अकेला आदमी। वो वॉरेन बफे कहते हैं ना, द मार्केट्स कैन रिमेन मोर इनसेन देन यू कैन बिकम रिमेन लिक्विड। यानी कि मार्केट का पागलपन बहुत देर चल सकता है, आपकी जेब खाली हो जाए उसके बाद भी चल सकता है। तो ये सब नहीं करने का, तो मैंने अब ये मोमेंटम फंड आइडेंटिफाई किया, जो हमारा एक इंडेक्स ही है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50। निफ्टी 500 मतलब हमारे देश की टॉप 500 कंपनी, उसमें से हर 6 महीने में कौन सी 50 कंपनी मोमेंटम पकड़ के बैठी है। उसमें स्मॉल कैप भी हो सकती है, मिड कैप भी हो सकती है, लार्ज कैप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड कॉन्सेप्ट है मोमेंटम 50। एंड लेट मी टेल यू, द इंडेक्स वाज फॉर्म्ड इन 2005, एंड इफ यू वुड हैव पुट 1 लाख इन दैट इंडेक्स, अगर आप निफ्टी 50 में 1 लाख डालते तो आज वो 16 लाख होता, उसमें 1 लाख डालते वो 76 लाख होता। इतना बड़ा फर्क, कंपाउंडिंग लगती है। इंक्रीमेंटल रेट का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, 5-6% का ही होगा, पर ड्यूरेशन 20 साल हो गई ना, तो 16 का 76 हो गया। तो अगर आज मैं 1 करोड़ डाल देता हूं तो ठीक है, 76 करोड़ नहीं होगा, 30 तो होगा। तो मैं इस तरीके से सोचता हूं, तो मैं अब काफी फंड अपना उधर डाइवर्ट करूंगा, वेरइन आई विल कैच द मोमेंटम फॉर द नेक्स्ट 20 years, बिकॉज ये उसी का काम है, मेरे को कोई हेडेक नहीं है। हर 6 महीने में उनके रूल्स हैं, उनके स्कोर्स हैं, उस स्कोर्स के बेसिस पे 50 नई कंपनियां आ जाती हैं उसी 500 में से जो है। अगर पिछले मोमेंटम में वो थी, इट इज नॉट नेसेसरी दे विल कंटिन्यू, परफॉर्मेंस बेस्ड है, मेरिटोक्रेसी है, वो नहीं है, वो कहते हैं ना भभूति नहीं है इसमें। सो दैट इज वन फंड आई विल पिक अप डेफिनेटली। सेकेंड इज कि इन फंड्स में एक रिस्क होता है। इन फंड्स में रिस्क ये होता है कि थोड़ा ड्रॉडाउन ज्यादा होता है। यानी ड्रॉडाउन का मतलब ये है कि क्योंकि ये मोमेंटम है, कभी कभी ये उल्टे भी चल पड़ते हैं, तो इसलिए अगर आपके रिस्क टॉलरेंस ज्यादा नहीं है, आपको डर लगता है, तो डोंट पुट ऑल योर मनी हियर। देन देयर इज अनदर निफ्टी 500 वैल्यू 30। ये वो कंपनीज है जो वैल्यू कंपनीज होती हैं, ठीक है, और ये बड़ी अच्छी कंपनीज होती हैं। तो थोड़ा पैसा आप मोमेंटम में डाल दो, थोड़ा पैसा आप वैल्यू में डाल दो। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आप अच्छा खेल सकते हो तो 80-20 कर लो। आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, आपको यार नहीं यार इतना स्ट्रेस नहीं लेना, 50-50 डाल दो। तो इस तरीके से आप अपना कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हो। मुझे लगता है ये 2 फंड बहुत अच्छे हैं। तो मोमेंटम 50 में रिस्क परसेंटेज क्या लगता है आपको? मतलब देखिए रिस्क से ज्यादा ना ड्रॉडाउन होता है। मैं आपको बताता हूं लोग क्यों नहीं टिक पाते। इसलिए नहीं टिक पाते क्योंकि वो कभी भी ना डाउनफॉल देखते तो उनको लगता है बस अब मर गए अपन, हो गया काम, बाय बाय हो गया अपना। तो वो मोमेंटम में ना ड्रॉडाउन ज्यादा आ जाता है कभी कभी एज कंपेयर टू वैल्यू फंड्स। तो समझो कोई एक साल है खराब जा रहा है, निफ्टी 5% गिरा, मोमेंटम फंड करीबन 12% गिर जाता है, तो वो लोग झेल नहीं पाते।
फिर वो होता रहे यार ये हमारे कहाँ फंस गए, वो आगे का नहीं देख पाते, दे कांट वेट फॉर सो मच टाइम। सो इसलिए उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि आप वैल्यू फंड में डालो, वैल्यू फंड में कंपेरेटिवली कम होता है ये ड्रॉप एज कंपेयर टू मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम तेज फंड है ना, तो उसमें स्मॉल कैप भी आ जाती हैं, ये सब भी आ जाती हैं। आपने कहीं आई थिंक किसी अपनी शायद वीडियो में ही बात करी हो कि कुछ ऐसे SWPs है 2025 में जिसको आप कर सकते हो, यू नो, एंड यूज इट फॉर विड्रॉल, वो कौन से, मतलब आप कुछ देखिए मैं 2025 SWP का ना आपको रूल बता देता हूँ, बहुत सिंपल रूल है। SWP में जब भी आपके पास एक, देखिए SWP कब होता है, मेरे को लोग कहते हैं सर मेरे पास 5,000 है, मैं SWP करना चाहता हूँ, तो उस मैसेज को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको समझा भी नहीं सकता मैं SWP होता क्या। SWP तब होता है जब आपने एक पेड़ बना दिया, उस पेड़ में से खाओगे, अब पेड़ बनाओ तो सही पहले। अब पेड़ बनाने का मतलब यार 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ कुछ तो कॉर्पस हो आपके पास, अरे 10 लाख ही हो जाए, तब तो आप उसमें से खाओगे। तो पहले तो वो कॉर्पस होगा तब SWP होगा, पॉइंट नंबर 1 ये ना। नहीं तो क्या हुआ है, SWP के चक्कर में सब लोग ने ना वो सोचा कि ये कोई फंड होता है जिसमें डालेंगे 5,000 और 50,000 निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा हो सकता तो मैं अभी तक अल्ट्रा बिलियनियर होता। तो आपके पास जो भी फंड है, हमेशा ध्यान रखिए कि SWP भी आपको 20 साल के होराइजन में देखनी होगी। उसमें जो भी पैसा है, समझे आपके पास 10 लाख है, तो आप जो है उसमें से 2 लाख रुपए आप लिक्विड फंड्स में मूव करिए या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में मूव कर लीजिए, ठीक है। उसमें आपका रिटर्न बनता है 6 से लेकर 8% का। आप पहले 2 साल उनको खाइए या 3 साल उनको खा लीजिए, खत्म कर दीजिए। अब बचा हुआ 8 लाख जो है वो आपने इक्विटी में डाला हुआ है, तो 10 लाख था, 2 लाख आपने लिक्विड फंड्स में डाल दिया, बचा हुआ 8 लाख आपने इक्विटी में डाल दिया। अब ये 2 लाख आपने 3 साल में कंज्यूम कर लिया। अब ये 8 लाख जो था फॉर एग्जांपल 2-3 साल में ये 10 लाख हो गया, फिर से आप 2-3 लाख निकाल लीजिए, फिर उसको खाइए आराम से, Got it. फिर आप इसको ग्रो करने दीजिए, फिर आ गया 3 खत्म हो गया, अब फिर तो इट्स लाइक ये आपका कुआं है, ठीक है, ये आपका कुआं है, बारिश आएगी पानी भरता रहेगा, आप अपनी 10-12 बाल्टी रख के घर रख लो। पर हमें उसको भरना पड़ेगा। किसको? कुएं को भरने का कुआं पानी अपना भरेगा, वो टाइम देना पड़ेगा, बारिश आनी Time, पड़ेगी। I meant time. हाँ, कभी सूखा भी आएगा तो 1 साल नहीं भरेगा, इट्स ओके, पर बारिश आएगी झमझम तो वो भर जाएगा। तो आपको इक्विटी में छोड़ना पड़ेगा ताकि वो ग्रो कर जाए, और 2-3 साल का पैसा जो आप निकालना चाहते हो वो आप अपना डेट फंड में मूव कर लो, और उसमें से आप, तो लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि भाई कॉर्पस जरूर होना चाहिए अगर बिल्कुल, आपको ये SWP वाली हमें वो स्ट्रैटेजी। लगता है SWP भी SIP ही है कुछ, पर वो जाते ही आ जाती है, मतलब वो आलू डालो सोना निकाल लो वाली मशीन हो गई है कि मैं 1 किलो आलू डालूंगा तो 1 किलो सोना निकल के आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन भेजा था कि वो रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट करते, तो शुड दे स्विच टू डायरेक्ट फंड्स? मैं एक मजेदार डेटा देता हूं कि जो डायरेक्ट फंड्स होते हैं उसमें करीबन 60-65% ऑफ द फंड्स आर एबल टू बीट देयर बेंचमार्क। ओके, इन रेगुलर फंड्स दैट नंबर इज अराउंड अबाउट 37%। अच्छा, ठीक है, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट फंड्स हैव अ बिगर एडवांटेज बिकॉज उसमें कमीशन नहीं कट रहा है, 1% का कमीशन होता है मोटा मोटी, 0.8 to 1% के बीच का, तो ऑब्वियसली दे आर more efficient as direct funds are more efficient. But we have to remember that everybody cannot fund plan for themselves. सबको आता नहीं है फंड प्लानिंग करना, तो आपको हेल्प लगती है। फिर आपको डर रहता है कि यार मेरा पोर्टफोलियो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप हर साल में उसका एनुअल वो भी चाहते हो कि भाई थोड़ा रिव्यू हो जाए फंड का, ये सब हो जाए। तो इस केस में आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाना चाहिए जो आपकी इस मामले में सब कुछ हेल्प कर सके। फिर आप टेक सेवी नहीं हो, आपको पता नहीं है रिपोर्ट्स कैसे निकालनी है, ये सब कैसे करना है, कल को आपको लगता है भाई मैं चला जाऊंगा तो बच्चों को कौन देगा, कहाँ से बेचारे निकालेंगे, ये सब करेंगे, तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। अगर वो है तो प्लीज आप अपना एक कंसल्टेंट रखिए, डिस्ट्रीब्यूटर रखिए, वो आपकी हेल्प करे, ठीक है, वो ले लेगा जो भी डिफरेंस आएगा। बस मेरे को जो चीज लगती है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और ये सब कि समटाइम्स बिकॉज इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो हर म्यूचुअल फंड है ना सेम वो नहीं देता, कमीशन नहीं देता, कुछ म्यूचुअल फंड ज्यादा कमीशन देते हैं, कुछ कम देते हैं, और जो ज्यादा देते हैं ना वो जनरली हाई रिस्क होते हैं। तो कभी कभी नॉट एवरीवन बट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स टू ऑप्टिमाइज देयर रिटर्न्स दे गिव यू फंड विच इज नॉट ट्रू टू योर गोल और ट्रू टू योर रिस्क प्रोफाइलिंग। अब जैसे अगर आप कहते हो भाई मेरे को रिस्क ज्यादा नहीं लेना और वो आपको थीमेटिक फंड पकड़ा दे, तो यार ये तो मतलब गड़बड़ होगी ना। थीमेटिक फंड तो मतलब होता है कि बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फंड, सुपर हाई रिस्क फंड्स। अच्छा, ठीक है, कि जैसे आप बोलो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अभी नहीं पता ना इस साल तो अच्छा था, अगले साल क्या होगा, अगले 3 साल में क्या होगा, तो आप तो फंस गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक थोड़ा सा कंसर्न है, तो इसीलिए हर व्यक्ति अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी जा रहे हो तो थोड़ा एजुकेटेड हो जाओ, थोड़े राइट क्वेश्चनिंग पूछ लो, क्या ये मेरे गोल के साथ मैच करता है, क्या ये अगर मैं मेरे रिस्क प्रोफाइल के साथ मैच करता है, ये इसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, रोलिंग रिटर्न्स कितने, ये 4-5 चीजें। देखो आप इतने साल एजुकेशन लिया, अगर 1-2-3 घंटे आप पढ़ लोगे थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के बारे में, दैट्स योर लाइफ जर्नी,
यू आर प्लानिंग योर लाइफ विद दिस, तो थोड़ा तो टाइम देना चाहिए आदमी। तो आप ये कहना चाहते हो हुएवर आस्क दिस क्वेश्चन, डायरेक्ट फंड्स में रिटर्न जरूर बेटर है, बट अगर आपको नहीं आता कुछ करना तो फिर वो शायद रिटर्न आपको मिले नहीं सके। फिर क्या, फिर देखो मैं डायरेक्ट फंड्स कैसे खरीदते लोग मैं आपको बताता हूँ। वो जाएंगे कोई ना कोई ब्रोकर ऐप पे, वो देखेंगे टॉप फंड कौन सा है, किसने एक साल में सबसे अच्छा रिटर्न दिया, वो खरीद लेंगे। अब स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग मैं आपको बताता हूँ, जो फंड ने बेस्ट रिटर्न दिया है पिछले क्वार्टर में, देयर इज अ 75% चांस कि वो अगले क्वार्टर में बेस्ट में नहीं होगा। तो ये विनेबल गेम नहीं है। तो इसमें क्राइटेरिया कुछ और होते हैं। लोग पूछते हैं समृद्धि कि व्हाट विच इज द बेस्ट फंड, दैट इज नॉट द राइट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच इज द राइट फंड फॉर मी, मेरे लिए राइट चीज क्या है। अगर आपका विजन 3 साल का है और आप मैं बोलो संजय व्हाट इज द बेस्ट फंड, तो बेस्ट फंड तो कोई स्मॉल कैप होगा, पर आपका विजन 3 साल का, तो द राइट फंड इज नॉट स्मॉल कैप। द राइट फंड वुड बी लेट्स से सम हाइब्रिड और सम आर्बिट्राज हो गया या फिर सम लार्ज कैप हो गया, ताकि 3 साल का रिस्क आपका कवर हो सके। अच्छा, आप ETF प्रेफर करते हो व्हेन इट कम्स टू, मतलब आप ETF प्रेफर करते हो ओवर स्टॉक्स? हाँ बिल्कुल, स्टॉक्स तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता भाई, मेरे को बहुत डर लगता है स्टॉक्स तो से। व्हाई इज दैट? देखिए क्योंकि ETF भी बहुत ही न्यू फाउंड टर्म है आज की टाइम में फॉर पीपल जो इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं, जो करते भी होंगे 1-2 साल पहले से भी जिन्होंने शुरू की। ETF अभी नाम में आया है या अभी सुनाई देता है बहुत ज्यादा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ETFs जो है ना, दे आर मेरे को लगता है बून टू द मैनकाइंड। ओह अच्छा। देखिए एक तरफ स्टॉक्स हैं, एक तरफ म्यूचुअल फंड्स हैं। स्टॉक्स हैं जिसकी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। हमने तो देखा टेस्ला भी किसी किसी दिन 10-10%, 15-15% गिर जाता है। ठीक है। एक तरफ म्यूचुअल फंड्स हैं जो बिल्कुल ही पैसिव है कि इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर मैं थोड़ा भी एक्टिव होना चाहता हूँ तो मैं करूँ क्या? तो या तो मैं बहुत ही हैवी रिसर्च करके फंड्स वंड्स कोई स्टॉक ढूंढूं, पर मेरे में इमोशनल कंट्रोल नहीं है। थोड़ा ऊपर जाएगा मैं बेच दूंगा, बहुत नीचे गिरेगा मैं रोक लूंगा। तो मेरे को लगता है ETF इज अ बास्केट, ETF इज अ ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ बोथ ऑफ देम। आई कैन ट्रेड इट ऑल्सो एंड इट इज अ बास्केट। तो अगर मैं कहता हूं कि मैंने नैस्डैक 100 का ETF लिया, तो उस ETF में 100 कंपनी है नैस्डैक 100 की, तो यार 100 की 100 नहीं मरेंगी, या 100 की 100 एक ही दिन में 10% नहीं गिरेंगी नीचे। तो सबसे बड़ा बून जो है ना, कि आपको अगर बिटवीन द स्टॉक और बिटवीन द म्यूचुअल फंड कुछ चाहिए टू ट्रेड, टू गेट इनटू एंट्री, तो आप मतलब ETF इज द बेस्ट टूल। एंड मैंने इसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। मैंने जैसे ही अपना एलोकेशन थोड़ा सा ETFs की तरफ मूव किया और मैंने सिप ऑन डिप वाला सिस्टम रखा, इतना गिरेगा इतना डाल देंगे। कभी कभी ना फूलिश रूल्स मेक यू मनी, तो मैंने फूलिश रूल्स बनाए और एक ETF में तो मैंने 2 महीने के अंदर 21% रिटर्न कमा लिया। अभी अनहर्ड रिटर्न्स है, ठीक है। ओके लॉन्ग टर्म में हो सकता है इतना नहीं कमाऊंगा, ये एक वन ऑफ केस है, बट लॉन्ग टर्म में भी मुझे लगता है, जब मैंने रिसर्च की थी, कि नॉर्मल SIP से ये 3 से 4% आपको ज्यादा दे सकता है, विच इज अ वेरी गुड डेल्टा। पर क्या इसके लिए मुझे हमेशा स्क्रीन पे रहना पड़ेगा या अवेयर रहना पड़ेगा उस चीज का, या कुछ ट्रैक करना पड़ेगा? देखिए अगर आप सिप ऑन डिप करना चाहते हो तो आपको कुछ रूल तो सेट करना पड़ेगा। सो इट कुड बी लाइक एट 3 PM एवरी डे आई वांट टू सी कि मेरे जो 5-6 सिलेक्टेड ETFs है वो कितना गिरे आज। अगर गिरे ही नहीं है तो शॉपिंग नहीं करनी है भाई, हम तो सेल पे शॉपिंग करेंगे, सिंपल रूल है। तो जैसे कोई 2% गिर गया तो ज्यादा शॉपिंग कर लेंगे, 1% गिरा कम शॉपिंग करेंगे, 0.5 गिरा और भी कम शॉपिंग करेंगे, 0.5 से नीचे गिरा छोड़ देंगे, ऊपर चला गया बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जब आप क्या होता है, देखो मार्केट्स मूव्स लाइक दिस, ठीक है। तो इफ यू गेट क्लोज टू द बॉटम्स परचेजेस, तो आपका रिस्क, आपका जो रिटर्न है ना वो बहुत अच्छा था। रिस्क लिमिटेड है क्योंकि इसमें कोई फ्यूचर ऑप्शन की तरह ऐसा नहीं है कि मंथली एक्सपायरी है, आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। और इसमें जो बास्केट है उसमें हाई क्वालिटी स्टॉक्स है, इट्स अ बास्केट, इट्स नॉट अ सिंगल स्टॉक। तो इसलिए मैंने बोला कि इट इज अ बून टू द मैनकाइंड। काफी वो लग रहा है, परफेक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन लग रही है फॉर पीपल हु वांट टू बी एक्टिव, reduce their risk and want to generate a little bit alpha as compared to their alpha, जैसे मतलब हम कहते हैं कि more returns from the standard, तो वो जनरेट करने का ये अच्छा एक तरीका है। किसी ने ना क्वेश्चन लिखा था कि संजय सर कहते हैं कि आप आज शुरू तो करो SIP, बट किसी ने लिखा कि हमारे पास इतनी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है उस साल या उस महीने में, इतने खर्चे हो जाते हैं कि पैसे बचते ही नहीं SIP करने के लिए। तो क्या करे इंसान, एक ना चीज में फंस के रह गया है कि कुछ ना कुछ खर्चे आ जाते हैं, ऊपर से इन्फ्लेशन या प्राइसेस वैसे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे बंदा अपने पैसे निकाले करने के लिए? देखो इस पे ना मेरे को अक्षय कुमार की एक ऐड याद आती है कि वो साइकिल पे जा रहा होता है और एक बंदा आगे स्मोक कर रहा होता है और उसकी वाइफ एडमिट होती है, हाँ। ठीक है, और वो मतलब जो फीमेल ओरिएंटेड उसको बीमारी होती है, और वो यही कहता है कि तेरे पास एक सिगरेट ये है और एक सिगरेट अंदर है, 20 रुपए है, और तेरे पास 20 रुपए इस बात के नहीं है कि तू अपनी वाइफ का ध्यान दे सके। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी?
एक और है, मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। सो इट इज लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। अगर कोई भी अपने बजट में झांकेगा, कोई भी अपने स्पेंड्स में झांकेगा, और कोई व्यक्ति अगर 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है, मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो उसमें से 2,000 रुपये नहीं निकाल सकता। मैं मान ही नहीं सकता, मतलब इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कोई एक वाइस होगा, कोई एक ऐसी चीज होगी जो वो थोड़ा सा भी कट करेगा ना, उसको 1,000-2,000 का गैप मिल जाएगा। It could be drinking, it could be smoking, it could be going out with everyone more often than required. It could be ordering from Zomato, Swiggy uselessly. Anything, any one thing, just catch hold of it and उसको माइनस कर दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास प्रायोरिटी है कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो कहीं से भी आएगा, और अगर प्रायोरिटी नहीं है तो फिर आप अवेलेबिलिटी को रोते रहोगे। कोई प्रॉब्लम। अच्छा संजय, आप बहुत ना ये रिस्क, मतलब आपकी अगर रिस्क होगी तो आप स्मॉल कैप ज़्यादा कर लोगे, रिस्क टॉलरेंस है तो ये नहीं कर पाओ, ये कैसे पता चलता है कितनी रिस्क टॉलरेंस है? क्योंकि क्या ये सिर्फ एक्सपीरियंस या ज़्यादा देर रहने से ही पता चलता है? क्योंकि मैंने देखा है लोग अक्सर ऑब्वियसली कुछ भी हल्का सा इधर उधर होता है तो इवन इफ दे आर गुड मार्केट प्लेयर्स वो फिर भी थोड़ा सा पीछे झेप जाते हैं। तो हाउ डू यू वैल्यूएट रिस्क टॉलरेंस कि मेरी इतनी है या इसकी इतनी है? देखिए, एक सबसे पहले तो हमें कस्टमर प्रोफाइलिंग करते, तो ये हमें सीएफए में भी सिखाया जाता था कि आपको एक कस्टमर को प्रोफाइल करना होता है। एंड दिस इज एवरी बिजनेस, यू हैव टू प्रोफाइल योर कस्टमर, यू कांट बी सेलिंग एनीथिंग टू एनीवन। तो अगर एक कस्टमर प्रोफाइल है 60 की एज का, तो आई नो फॉर फैक्ट कि हिज ह्यूमन कैपिटल इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, मतलब अब वो काम करके पैसे नहीं कमा सकता। तो जो उसके पास पैसे ना वो बहुत मूल्यवान है, तो उस मूल्यवान पैसे का 90-95% जो है बहुत सेफ जाएगा, थोड़ा सा पैसा डेल्टा जनरेट, अल्फा जनरेट करने में जाएगा। पर एक व्यक्ति 30 साल का है तो डेफिनेटली उसके केस में हमारे पास ह्यूमन कैपिटल बचा है, वो अभी जॉब कर सकता है, अपनी इनकम को ग्रो कर सकता है, तो वहां ये रेशियो चेंज हो जाएगा। दूसरा होता है आपका इनहेरेंट रिस्क टेकिंग। अब जैसे मैं काफी बिजनेसमैन को जानता हूं जो बिजनेस में तो बहुत भाई साहब अलग लेवल का रिस्क लेते हैं, पर उनको म्यूचुअल फंड या इक्विटी में पैसा डालने बोल दो ना तो नानी याद आ जाती है उनको। बोले नहीं यार वो चुपचाप वहां पड़ा है ना, चाहे अकाउंट में 100 करोड़ क्यों ना पड़ा। बोले नहीं यार वो सर 100 का 10 आप ना 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 डालना ही नहीं, उधर ही रहने दो। सो दे आर रेडी टू टेक इमेंस रिस्क विद देयर इन देयर एंटरप्राइज, बट दे आर नॉट रेडी टू टेक इवन अ रुपी रिस्क ऑन देयर बिजनेस। ठीक है, तो उनका पोर्टफोलियो जो है वो अलग बनेगा। फिर कुछ लोग होंगे बोलेंगे यार मैं ना मेरे पोर्टफोलियो को 5% से ज्यादा गिरते हुए नहीं देख सकता, मेरी बैंड बच जाती है जी, वो 5% से ज्यादा गिरा तो मैं तो हाथ पैर सूझ जाएंगे मेरे टाइप के। हाँ, अब हो सकता है आपके टाइप के बिल्कुल कि भाई मैं इससे ज्यादा ड्रॉप नहीं देख सकती कि मार्केट कितनी भी गिर जाए मेरा 5% से ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। सो देन योर प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी मोर इनटू इक्विटी, योर प्रोडक्ट्स विल बी मोर इनटू डेट। तो अब मेरे जैसा पंटरबाज है बोला 10 साल देखना है यार, कोई चक्कर ही नहीं है यार, मार्केट गिरे 20% गिरे अच्छी बात है, जिस दिन 20% गिरे उस दिन डबल कर देना। तो मेरा रिस्क प्रोफाइलिंग अलग है। हर व्यक्ति का नेचर, रिस्क प्रोफाइलिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस, गोल्स, ह्यूमन कैपिटल कितना है, वो सारी चीजें सबकी अलग होती है और उसके चलते ही जो है एक क्लियर पोर्टफोलियो बनता है। सो हाउ डू वी नो कि हम राइट ट्रैक पर हैं? मतलब कोई ऐसे कोई पैरामीटर्स हैं, कोई चेकलिस्ट है जो हम कर सकते हैं? देखिए, जो आपका राइट ट्रैक का जो डेफिनेशन है वो वहीं से आता है कि आपको जाना कहाँ है। तो राइट, अगर आप यहाँ से जयपुर जाना चाहते हो तो मे बी आफ्टर 50 किलोमीटर यू जस्ट सी योर जीपीएस एंड से यार ठीक है चल रहा है, सही चल रहा है। एंड आई थिंक यू शुड डू अ रेगुलर रिव्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो। एवरीबडी reviews their health every year through blood tests. I think you should do a bit of review. Review में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जो भी फंड्स आपने सिलेक्ट किए थे पिछले टाइम तक तो बेंचमार्क को बीट कर रहे थे, अभी कर रहे हैं क्या? आर दे बीइंग रैंक्ड ऑन द टॉप फंड्स? हैव देयर रिटर्न्स डिटीरियोरेटेड वेरी बैडली? हाउ हैव दे परफॉर्म्ड अगेंस्ट द बेंचमार्क? मतलब पिछला साल इट्स लाइक बच्चे की भी स्कूल रिपोर्ट आती है तो आप देखते ही हो ना कि यार, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपके बच्चे ने 90% लेके आए तो अगले साल वो 90 लाएगा, हो सकता है 70 ले आए, 75 ले आए। यू हैव टू फाइंड द रीजंस, डू सम शफलिंग एंड गेट बैक। तो आई थिंक एनुअल रिव्यू आपको अपने हर व्यक्ति को अपने पोर्टफोलियो का करना चाहिए। और अगर छोटा ड्यूरेशन रह गया, 5 साल रह गए, 3 साल रह गए, तो 6 मंथली भी चल जाता है। सो आप बस रिव्यू करते रहिए पोर्टफोलियो को थोड़ा सा। अच्छा, आप क्या ये एडवाइस करते हो कि जिसके पास क्षमता तो है तो क्या वो स्टेप अप SIP करे? देखिए, स्टेप अप SIP का मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। 10,000 रुपए डाले 12% पे, 20 साल लगते हैं 1 करोड़ में। ठीक है, यही 10% स्टेप अप कर दो तो 16 साल लगते हैं, तो आपके 4 साल बचते हैं। अच्छा, 20 का 16 हो गया। ठीक है। और अगर आप 20 तक रुकते हो तो 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ हो जाता है स्टेप अप के साथ। स्टेप अप के साथ। और स्टेप अप कितना करना चाहिए? 10%। 10%। देखिए, मैं कहता हूँ लोगों को अगर आप 10 नहीं कर सकते आप 7 कर लो एनुअली। हाँ, एनुअली 7%। तो अगर आप पहले साल 10,000 की SIP कर रहे थे तो अगले साल 10,700 की कर लो, वो भी चल जाएगा। फिर हो सकता है 16 नहीं 17 साल में आप 1 करोड़ पहुंच जाओ। तो पॉइंट ये है कि स्टेप अप आपको 2 चीजें बेनिफिट देगा, आपकी भी इनकम बढ़ती है,
आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपने जंप मार लिया, कुछ कर लिया, या फिर नॉर्मल इन्फ्लेशन भी लग गई आप पे, तो आपका पीछे पीछे यहाँ पे भी पिगी बैक ट्रेलिंग चालू रह जाती है कि आपने यहाँ पे भी इंक्रीज कर लिया। दूसरा मुझे लगता है कि शुरुआत में जितना आप थोड़ा अपने ऊपर स्ट्रेस डालते हो ना, तो वो स्ट्रेस आप झेल पाते हो बिकॉज आप यंग होते हो। तो यू विल फाइंड आउट वेज एंड मीन्स टू मैच इफ़ यू हैव मेड अ कमिटमेंट कि अब चल कहीं ना कहीं से मैच करते हैं इसको, तो आप फिर शायद डबल इनकम पे फोकस करोगे, स्किल एनहांसमेंट पे फोकस करोगे, तो वो फोर्सफुली इंजेक्ट हो जाता है ये सारी चीज़ें आपके। तो आई थिंक SIP के साथ साथ स्टेप अप SIP भी लोगों को समझानी चाहिए कि उसके भी कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आप वो कर सकते हैं तो। देखो स्टेप, आप जितना ज़्यादा चीनी डालोगे चाय उतनी मीठी होगी, बस सिंपल सी बात है। नॉट दैट नॉट मतलब ऐसा नहीं, शुगर की बात नहीं कर रहा मैं। वो हमारे यहाँ कहावत है जो कि भाई जितना आप चीनी डालते हो उतनी चीज मीठी होगी, जितना उतनी मीठी होगी। तो अगर आपको मीठे रिटर्न्स चाहिए, अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तो चीनी ज्यादा डालनी है। चीनी इज योर इन्वेस्टमेंट, तो आप जितनी ज्यादा और जितनी जल्दी डालोगे उतने ज्यादा रिटर्न्स कमाओगे। सो देन ऑन दैट स्वीट नोट, जो अभी आपने चीनी वाला एग्जांपल लिया, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, जो क्विक रैपिड फायर है जो हम हमेशा करते हैं। ठीक है। लेट्स सी इस बार आपके रैपिड फायर में आंसर्स कैसे होंगे कंपेयर टू लास्ट टाइम। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन या इथेरियम? आई थिंक बोथ in terms of market capitalization, number 1 number 2 companies ये coins हैं, तो नो प्रेफरेंस ऐसा अभी? नहीं, no preference, and but Bitcoin is oldest, Ethereum has a very strong use case, तो दोनों। SIP और लमसम? As I said, lump sum if your duration is 7 years plus, SIP if your durations are 5 year odd. तो आपके लिए where would you invest अगर बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट? बेयर। टेक स्टॉक्स या रियल एस्टेट फंड्स, आपके लिए कोई प्रेफरेंस है? टेक स्टॉक्स, बिकॉज रियल एस्टेट फंड्स जो हैं वो थोड़े स्लो ग्रो करते हैं। पैसिव इनकम या एक्टिव ट्रेडिंग? पैसिव, नो एक्टिव ट्रेडिंग। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड? बिट ऑफ बोथ, मोर ऑफ इक्विटी राइट नाउ। वॉरेन बफे, एलोन मस्क? आई एम स्टिल अ वॉरेन बफे फैन, आई थिंक आई जस्ट लव हिम। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिशनल एसेट्स? Startup investments to a very small tune of portfolio, but अदरवाइज ट्रेडिशनल। ओके। रिटायरमेंट सेविंग्स करें या ड्रीम वेकेशन फंड? Both. You should do both. Budget for both. डायरेक्ट या रेगुलर फंड? वो regular if you don't have any knowledge, and direct if you have knowledge. तो मनी इन द बैंक या प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड? Money in the bank. ये जब पॉडकास्ट आप 50 साल के हो गए तब मैं आपसे फिर से क्वेश्चन मेरे को लगता है पूछने उसमें वाली हूँ। पार्ट 50 हो चुका होगा तब तक। वर्किंग हार्ड या इन्वेस्टिंग स्मार्ट? Investing smart. Anytime. बुक्स या पॉडकास्ट? Nowadays podcasts easier. श्योर लग भी रहा है। फिटनेस या नेटफ्लिक्स? Netflix. अभी तो आपके लिए लग्जरी वेकेशन या बजट, यू प्रेफर अ बजट बैकपैक सिंपल? मैं लग्जरी तो बिल्कुल नहीं करता, मतलब इट्स नॉट लाइक 7-star resorts or those kind of things, but I stay in good places, manageable to my budgets, and बस love to roam around there. Well, on that note, thank you so much Sanjay for again gracing समझे क्या, और इस साल का पहला पॉडकास्ट आपने किया है फिर से, तो आई एम होपिंग इसमें भी कुछ आप गुड लक, अपनी गुड लक चार्म लाओगे, यू विल गेट सम वेल्थ इन टर्म्स ऑफ व्यूज टू माय पॉडकास्ट एज वेल, एंड आई एम होपिंग, बट उससे ज़्यादा आई एम होपिंग कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स और जर्नी समझ आए, क्योंकि देखो पैसा सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है, एंड सबको लाइफ में चाहिए, और सबको अपनी लाइफ में इसको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। तो आई थिंक अगर ये जर्नी लोग समझ जाए इन्वेस्टमेंट की, और कहाँ करना है और कैसे करना है, थोड़ी सी नॉलेज भी उनको बहुत हेल्प करेगी, एंड देन समवन कैन हैंड होल्ड और उनको बहुत चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। वन थिंग विच आई वुड लाइक टू से एवरीवन, देखो साल का शुरुआत है, हमने बहुत अच्छी शुरुआत करी, कोशिश करा है कि आपको राइट गाइडेंस दे। बेस्ट गाइडेंस कुछ नहीं होती, राइट गाइडेंस होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉमेंट बॉक्स में 3 संकल्प दे दें अपने, कि इस साल फाइनेंशियली आप अपने आप को कैसे एम्पावर करेंगे, एंड दीज आर 3 थिंग्स विच यू जस्ट राइट डाउन एंड स्टिक टू योरसेल्फ। आप अपने आप से ही बात कर रहे हो, हमें तो सिर्फ आप बता रहे हो, हम कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे आपसे, बट अगर आप 3 चीज़ें लिख दो कमेंट बॉक्स में कि आप कैसे अपने लाइफ को थोड़ा सा चेंज करोगे फाइनेंशियली, तो आई थिंक यू मे स्टिक टू इट, बिकॉज शायद आप लिखोगे तो कमिट हो जाता है। सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच समृति अगेन फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो, एंड फर्स्ट टाइम पीपल आस्क फॉर पार्ट 2, लेट्स सी इफ दे आस्क फॉर पार्ट 3 दिस टाइम। नहीं, ये अब मैं पार्ट 3 पूछने नहीं वाली, अब मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं हर क्वार्टर में आपको बुला के उनके क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने पड़ेंगे, और हम हर क्वार्टर में कोशिश करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट को और डिकोड कर सकें अलग तरीकों से। हर चीज बारी कुछ नया आ सकता है और कुछ नई लर्निंग मिलती है,
तो ऑन दैट नोट आई थिंक ये तो संकल्प हमने ले लिया. आप पार्ट 3 लिखना चाहे ज़रूर लिखिए, पर अगले क्वार्टर में आप संजय को फिर से देखने वाले हैं. एंड संजय ने वैसे ही बहुत ही एक अच्छी एक क्लोजिंग दे दी है इस पॉडकास्ट को, तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी. यही कहूँगी कि स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ, बिकॉज एक इन्वेस्टमेंट जर्नी है जो आपको हाईएस्ट और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देगी लाइफ में. इसी पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए जितने भी लोगों के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो 18 साल का बच्चा हो या वो 60 साल के रिटायर्ड पर्सनल हो. सबको ये इन्वेस्टमेंट जर्नी के थ्रू जाना ही है. और इसी नोट पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. समझे क्या.